नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? अगर हम किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव कहें। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ए हमारे पास है -1 2 -7 3 -5 -8 ऐसा हमारे पास है, इसका नेगेटिव जो होगा वो किससे बताया जाएगा? -a से बताया जाएगा। वो किसके इक्वल होगा? वो एक ऐसे मैट्रिक्स के इक्वल होगा जिसमें पहले गिवन मैट्रिक्स के सभी दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? 1 -2 7 -3 5 एंड 8। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? देखिए आप इसको समरी, इफ कैपिटल A is a given matrix, then its negative matrix is denoted by -a। नेक्स्ट हम लिखो, एंड resulting matrix will be obtained by changing the sign of all elements of given matrix। अब एग्जांपल लिख लो ये वाला, इसे कमोडिटी लो कहा जाता है। ए मैट्रिक्स का एडिशन बी मैट्रिक्स के साथ या बी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के साथ रिजल्ट हमेशा कैसा देगा? सेम देगा। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज a plus b plus c will be equal to a plus b plus c, that is known as associative property। ठीक है, थर्ड वन की अगर बात करें तो हम कहेंगे existence of additive identity element। ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप ये दोनों लिख लो, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ओके, टेल मी कि हम किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। जीरो मैट्रिक्स ऐड करना पड़ेगा। जैसे किसी भी नंबर x में क्या ऐड करें कि वापस आंसर x आ जाए, तो जीरो ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स A में क्या ऐड करना चाहिए कि वापस क्या आ जाए? A आ जाए, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? जीरो मैट्रिक्स। क्या करना पड़ेगा? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। और क्या ये सभी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होगा या कुछ कंडीशन है जिस पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा? तो ये सभी मैट्रिक्स के लिए काम करेगा। हर मैट्रिक्स के लिए जीरो मैट्रिक्स जो होगा वो
एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। अब क्वेश्चन में आता है कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या। तो बात ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिशन। कल हमने सीखा था एडिशन कब हो पाता है, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा हो, सेम। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स जैसा होना, तब जाके एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, है ना। तो लिखो आप इसमें लास्ट, हाँ लिखो। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि किसी भी मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें, रिजल्टिंग मैट्रिक्स वापस ए आ जाए, तो दैट इज द जीरो मैट्रिक्स। और उस जीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो वैसा ही होना चाहिए जो ए मैट्रिक्स का है, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, एडिशन करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए कॉमा a zero matrix, a zero matrix of same order, a zero matrix of same order will be known as additive identity element, additive identity element, because a plus o, है ना, o किसका डिनोशन होता है, जीरो मैट्रिक्स का। a plus o is always equal to a, that is equal to o plus a। ठीक है, तो यहाँ एक नोट बनना चाहिए, नोट लिखें, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, identity element exists for all matrices, all matrices। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक और प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड के जैसे ही है, फोर्थ है, दैट इज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, existence of additive inverse element। देखो वर्ड क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इस वर्ड का डिफरेंस है बेटा, आइडेंटिटी और इनवर्स, ध्यान देना ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कि किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि रिजल्टिंग एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए, माइनस, जैसे कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, तो उस नंबर का नेगेटिव, टू में माइनस टू ऐड करने पर जीरो आता है, माइनस फाइव में फाइव ऐड करने पर जीरो आता है। किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करने पर आंसर क्या आता है, जीरो। किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करने पर आंसर क्या आता है, जीरो। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव ही एडिटिव इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, राइट। लिखते हैं अपन, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए कॉमा its negative, let me go minus a, will be known as additive inverse element, additive inverse
element because वो ये स्टेटमेंट a प्लस माइनस a ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब अगर हम इसमें समझना चाहें क्वेश्चन के तौर पर तो हम समझ सकते हैं राइट एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एडिटिव इनवर्स एलिमेंट फॉर ऐसे लिखना नहीं है, लिखना ना लिखो नहीं, लिखा तो नहीं किसी ने, है ना, क्योंकि एक नोट लिखवाना है, नोट लिखो पहले। जैसे हमने ये देखा कि हर मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्या हर मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है? कहेंगे यस। तो लिखिए आप एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट exist for each matrix अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एडिटिव इनवर्स एलिमेंट फॉर फॉलोइंग, इन दोनों मैट्रिसेस के लिए अपने को दोनों चीजें लिखनी है। तो आपने समझा है भी कि व्हाट आर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेता हूँ और आगे अपन बात कर लेंगे अबाउट एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, है ना। मैं यही इनके सॉल्यूशन को लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का पोर्शन है लेकिन मैंने इसी में ही आगे यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। आप यहाँ सॉल्यूशन बना सकते हैं चाहे फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले। फर्स्ट वाले के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होगा, क्या होगा नोट्स पढ़ो, आप नोट्स में लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। हाँ अच्छे से समझो, देखो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जीरो मैट्रिक्स, और वो जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लिखूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसके लिए बनाना है, जिसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो मुझे जीरो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ऑफ ऑर्डर 2/2। बात समझ में आई क्या, ठीक है। इसके लिए एडिटिव एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स 2/2। एडिटिव इनवर्स एलिमेंट बताओ, इसके लिए एडिटिव इनवर्स एलिमेंट कैसे बनाए, इसी का नेगेटिव लिख दे, यानी कि सब एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दे, क्या हो जाएगा -2 5 7 9। दिस इज एडिटिव इनवर्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, सही है। और एडिटिव इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इसका नेगेटिव, उसके लिए हमें इन सबके साइन चेंज करने होंगे। इस तरह से हमारे पास एडिटिव इनवर्स एलिमेंट आ जाए। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, है ना, समझ में आया। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं और एडिटिव इनवर्स एलिमेंट किसको, है ना। देखिए आप क्वेश्चन लिखिए,
डन, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट ऑपरेशन लिखते हैं अपन। तीन ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नेगेटिव। नेक्स्ट ऑप्शन लिखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। ये बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स अपने पास में -3 2 5 7, और अपने को इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बेटा, 2 के साथ मान लेते हैं। तो मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दैट बिकम 2a। और वो 2a मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। -6 4 10 एंड 40, इस तरह से हमारे पास नया मैट्रिक्स आ जाएगा, 2a मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जब भी हमें किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसलिए लिखते हैं इसके अंदर, इफ मैट्रिक्स A is given and small k बनाना, small k is a constant, then multiplication of k and a, k and a is noted by ka, जैसे मैंने 2 लिखा है, -5a 7a, इस तरह से। और नेक्स्ट लाइन में लिखो, एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स is obtained by multiplying each element of given matrix with k. Okay, now we can write the example. चाहे इंटीजर से करना हो, चाहे रेशनल से करना हो, चाहे रेशनल से करना हो, यही प्रोसीजर है, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ a equal to b equal to, then find
2a minus 5b 2a minus 5b ये फाइंड करना है। ये मेरा भी क्वेश्चन बनता आपसे। हम 2a फाइंड कर लेंगे, माइनस 5 भी फाइंड कर लेंगे, और फिर अगर हमें ये फाइंड करना पड़ा तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? ऐड करना है। भाई हम क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों? क्योंकि हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है ब्रैकेट के बाद प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, व्हिच मींस फाइनली क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a minus 5 मिल जाएगा। बेसिकली फर्स्ट से जो रिजल्ट आया था और सेकंड से रिजल्ट आया था, उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा जरूर। तो 2a के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है। माइनस 6 10 14 18 माइनस 5 की बताओ बेटा, माइनस 25 30 ठीक है। अब 2a माइनस 5b के बताओ, माइनस 31 40 माइनस 6 30 करेक्ट। यही आंसर्स होने चाहिए आपके, these are the correct answers। किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो बताएं ताकि मैं बता सकूं, समझा सकूं कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। और अगर मान लो इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करें अगर, जिसमें बात आती है कि 2a plus 5b, 2a plus 5, तो फिर कैसे करते हैं, इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें। बेसिकली it is equal to, we know that it is equal to 2a minus of minus 5b। सही है क्या? इतना तो हमें लॉजिकल सोचना पड़ेगा, देखो इतनी तो एबिलिटी रखनी पड़ेगी ना कि इसको कैसे लिखना है। प्लस को हम माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं, माइनस को अपन प्लस ऑफ माइनस लिख सकते हैं, या माइनस ऑफ प्लस लिख सकते हैं, ये तो बात है। तो अगर हमारे पास 2a मैट्रिक्स है और हमारे पास माइनस 5b मैट्रिक्स है, और इन दोनों का यूज करके ही 2a plus 5b चाहिए, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा पहले। अब इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, माइनस 6 माइनस माइनस 25 that is equal to 19, ठीक है। 10 minus 30 that is minus 20, 14 minus minus 20 that is equal to 34, और 18 minus minus 5 that is equal to 20। this will be the answer। आपको फोर्थ वाला भी लिख लेना चाहिए। तो यहाँ
समझ सकते हैं कि हमें एडिशन भी आ गया, हमें सब्ट्रैक्शन भी आ गया, हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। अब तक जो भी चीजें थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। अब जो चीज आ रही है दैट इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है, तो वी शुड वेरी फोकस ऑन बोर्ड ऑन द कंटेंट और आई एम गोइंग टू क्लियर टू यू। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अभी लिखो मत, केवल ध्यान याद हो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जो हमें समझनी चाहिए कि कब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, है ना। तो उसको जानने के लिए ध्यान देना। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p by q है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इन दोनों का मतलब a का b के साथ ही बोल रहा हूँ मैं, b का a के साथ ही बोल रहा हूँ। मैंने पहले किसको रखा है a को और बाद में किसको रखा है b को। पहले किसको रखा और बाद में किसको रखा ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन में नहीं था, सब्ट्रैक्शन में था, अंतर की सब्ट्रैक्शन में था, पहले किसको रखेंगे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी इंपॉर्टेंट है कि पहले किसको रखा और बाद में किसको रखा। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं। कौन से n और p, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये कंडीशन है। कुछ अलग कंडीशन है, इस पे ध्यान देने की बात करें। क्या कहा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बात क्लियर हुई यहाँ पर, तो डाउट इसमें। पहली बात थी कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो समझ में आई अभी यहाँ पर क्या है, कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, दैट इज n must be equal to what p, ये कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अभी जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर इससे, ठीक है। यही बात अगर हम b into a की करते बेटा, किसकी करते हैं b into a की, जहां b का ऑर्डर है p by q और a का ऑर्डर है m by n, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता तब जब q किसके इक्वल होता है m के। आप इसको a और b की तरह मत देखना, आप इसको फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स की तरह समझो। a में पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इज इट क्लियर? ये चाहे इक्वल हो, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के इक्वल और ना इक्वल होने से कोई कनेक्शन नहीं है इस केस में, तो एटलीस्ट उस केस में तो इक्वल होना ही पड़ेगा। इस केस की अगर बात करें, है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सर m और q सेम हो सकते हैं क्या, मैं कहूंगा हाँ हो सकते हैं। m और q डिफरेंट हो सकते हैं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ हो सकते हैं। m और q कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये जो ये दो नंबर हैं इन पर फर्क पड़ता है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए हमने कंडीशन ये लिखी कि n मस्ट बी इक्वल टू p, पहली बात, है ना। दूसरी बात ये, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये अपने कंडीशन सीख ली, कंडीशन फिर प्रोसेस कैसे करेंगे, लेकिन मैं प्रोसेस से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसे उसका नाम देते हैं आर। क्या नाम देते हैं बेटा, आर। एक मैट्रिक्स आएगा आर नाम का, मान लो उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले ही पता कर सकते हैं। देखो एडिशन में तो क्या था कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वही रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर था, सब्ट्रैक्शन में क्या था, जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही सब्ट्रैक्शन का भी ऑर्डर था, है ना। नेगेटिव में भी क्या होगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही नए मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब यहां तक तो सारी चीजें बिल्कुल सिंपल थी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर किसका लें, पहले मैट्रिक्स का लें दूसरे मैट्रिक्स का लें, कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं। वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर ये दोनों बनाएंगे।
हम दोनों बनाएंगे m और q, जो बच गया है ना वो बनाएंगे, और वो बनाकर क्या लिखेंगे m/, ये दोनों तो काम आते हैं किस चीज के लिए, ये देखने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों काम आते हैं किस चीज के लिए, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, यहां पर इस केस में n/2। अब ये चाहे m और q इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और m और q डिफरेंट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी होते हैं और स्क्वायर भी होते हैं, हमें इस चीज से कोई चिंता नहीं। क्लियर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कि सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, तो मेथड है रो विथ कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ये है नाम उस मेथड का, रो विथ कॉलम, यानी कि रो को किससे करना है, कॉलम से करना। तो किसकी रो को करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को करना है, रो पहले लिखा है ना, तो ये फर्स्ट वाले भी लिखा है, फर्स्ट वाले की रो को करना है, किसकी कॉलम से करना है, सेकंड वाले की कॉलम से, ठीक है। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ध्यान दो बेटा, -3 2 1 3 into 1 5 2 -1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो बेटा 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो बेटा 2/2। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्यों है? क्योंकि पहले के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, पहली बात तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये आपको पहले से क्लियर हो गया, कैसे, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता देते हैं। तो मतलब कितने एलिमेंट लिखे जाएंगे टोटल, 4, 2/2 में कितने एलिमेंट होंगे, 4। अभी 4 एलिमेंट लिखे कैसे जाएंगे, इसको याद रखना। मेथड का नाम क्या बोला अपन ने, रो विद कॉलम। तो इसकी रो, फर्स्ट वाले की रो देखो ये है r1 और ये है r2, सेकंड वाले की कॉलम अगर की बात करें तो c1 ये है और c2। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस रो, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाले की रो है, इसे हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। आप थोड़ी देर के लिए समझो कि जैसे आपने इस हॉरिजॉन्टल एलिमेंट के कलेक्शन को किस में चेंज करके वर्टिकल में इधर ले जाकर यू रख दिया, तो ये गया -3 और यहाँ गया 2, -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, है ना भाई। इसको हमने उठा के जैसे ऐसे रख दिया हो, -3 1 से होगा और 2 2 से होगा, -3 1 से होगा तो कितना हो गया, -3, और 2 2 से होगा तो कितना हो गया, 4, और जो भी मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच में साइन अपन प्लस का लगा देंगे, ये बात है। रो 1 का कॉलम 1 के साथ काम खत्म हो गया, और इससे अपने को कितने एलिमेंट मिल गए, एक एलिमेंट मिल गया, ये पहला वाला। रो 1 काम करेगा किसके साथ, कॉलम 2 के साथ, रो अपना काम सभी कॉलम के साथ खत्म करती है, तो रो भी खत्म हो जाती है, फिर दूसरी रो आएगी वो सभी कॉलम के साथ अपना काम करेगी, तो रो 1 अब किसके साथ जाएगी, कॉलम 2 के साथ, तो क्या करेंगे, वही -3 2 को ऐसे रखो, तो -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा 5 से कितना आएगा, -3, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, तो -2, बीच में प्लस लिखा जाता है तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, माइनस बनेगा, ठीक है, माइनस बीच में हमने आया क्योंकि 2 * -1 -2 है, बीच में प्लस था तो भी माइनस प्लस कितना हो जाता, माइनस। रो का सारा काम खत्म हो चुका है, ठीक है, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया पहली रो ने, अब रो 2 का काम चालू होगा, रो 2 चालू होगी, रो 2 का c1 के साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, दैट इज 6। ऐसे ही रो 2 का c2 के साथ करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, और 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, इससे हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ये आया है 1 -17 7। दिस इज आवर रिजल्टिंग। अब यहाँ एक बात है मेरे पास आपके लिए, आप ये कह सकते हो सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि
दूसरी रो का किस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन का मामला चलता है। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूँ, ध्यान दो आप। हमें ये समझ में आ गया था कि हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा बेटा वो किस ऑर्डर का होगा। आपको समझने में कोई दिक्कत? 2 by 2 का जो जनरल फॉर्म होता है बेटा क्या होता है, a11 a12 a21 और a2, ये होता है। अगर आप इसको समझोगे, इसको a11 को, तो आप ये पता कर सकते हो कि आपको किसका किससे मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो यहाँ पहले क्या लिखा है 1, ये रो के लिए होता है, और ये 1 लिखा है जिसकी इसके लिए कॉलम के लिए। तो रो 1 को किसके साथ करना है, कॉलम 1 के साथ। तो रो 1 को किसके साथ करना है, कॉलम 1 के साथ। उसका जो भी आंसर आएगा वो आप पहले लिखो। यहाँ पे लिखा हुआ है A12, पहला नंबर रो का, दूसरा नंबर कॉलम का। इसका रो 1 को किसके साथ करना है, कॉलम। रो 1 को करेंगे किसके साथ, कॉलम 2 के साथ। आपके पास आंसर यहाँ आ जाएगा। तो इसको देखेंगे तो RC रो 2 को करना है किसके साथ, कॉलम 1 के साथ। तो रो 2 को किसके साथ कर दिया, कॉलम 1 के साथ। और A2 का मतलब हो गया रो 2 को किसके साथ करना है, कॉलम 2 के साथ। तो रो 2 को कॉलम 2 के साथ करेंगे। इस तरह से हम बारी बारी सारे आंसर निकालते हुए अपना बोलते हैं रो विथ कॉलम, क्योंकि पहले मैट्रिक्स से अपन किसको ले रहे हैं, रो को, और दूसरे मैट्रिक्स से अपन किसको ले रहे हैं, कॉलम। रो विथ कॉलम कहा जाता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा ये जानना जरूरी है, क्या कंडीशन है उसकी। सेकंड, अगर पॉसिबल है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये भी पता होना जरूरी। और थर्ड थिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा कैसे। तीनों प्रोसीजर, तीनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो लिखे आप इसमें समरी लिखें, पॉइंट लिखते हैं ना, पहला पॉइंट लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस multiplication of two matrices is possible only when number of column of second matrix to the first matrix, number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. In second matrix, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। नेक्स्ट लिखो, लेट मैट्रिक्स A has order m by k, m by we multiply k, and matrix B has order k by n, k by n, then AB, capital A capital B, AB का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ A with B इज पॉसिबल। मानते हो कि नहीं, क्योंकि A के नंबर ऑफ कॉलम और B के नंबर ऑफ रोज इक्वल लिए जाते हैं। अभी देखो AB इज पॉसिबल, AB is possible and it will have order, m by n,
बाय 10। समझ में आई ये बात? ये सबको समझ में आया? m बाय n कैसे लिया मैंने? क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है m और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है n, तो m बाय n। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू process matrix multiplication is row with column multiplication. Row with column multiplication. तीनों बातें हमने लिखी हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है बेटा, वो अपने को एग्जांपल से ही समझाना होगा, है ना? अभी मैंने आपको वर्बली सारी चीजें बताई या परफॉर्म करके बताया, वो अब आप लिखोगे तो आपको फ्यूचर में भी समझ में आना चाहिए कि किया कैसे। आपको जो भी अपनी लैंग्वेज में साइड बाय साइड लिखना है वो आप लिख सकते हो, या आपको छूट है, है ना? आपको कुछ भी चीज को समझने के लिए एक एक्स्ट्रा हिंट लिखनी होती है, तो वो आप उसके लिए मेरे लिए वेट मत करो कि सर लिखवाएं तभी लिखूं। आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो अपनी चीज को समझने, ठीक है? नोट्स में ये बात ध्यान। और एक एग्जांपल अपन यहाँ लेते हैं ताकि चीजों को अपन यहाँ पर समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। if a matrix is -2 3 1 4 -5 6 and b matrix is -1 2 1 -3, then which then state whether AB or BA exist. If yes, then fine. ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, पूछा है कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेंगे क्या, और फिर करेंगे तो फाइंड भी करो। तो एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगाएंगे बेटा? कंडीशन चेक करके, और तो बेसिकली
अपन यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम ए और बी के लिए चेक करना चाहते हैं बेटा ना, ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/2। तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर 3 और 2 इक्वल होते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा ए का बी के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, number of columns in A is not equal to number of rows in B. So AB doesn't exist. AB exist नहीं करता। बात समझ में आई क्या? यही तो कंडीशन थी, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो हमने कह दिया AB एग्जिस्ट नहीं करता। अब सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन B is equal to number of rows in A, so BA exist, BA exist कर रहा है, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल है बेटा, इक्वल है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन B is equal to number of rows in A, that is equal to 2, so BA exists। अब क्योंकि A भी नहीं कर रहा और B कर रहा है तो केवल किसको फाइंड करना पड़ेगा, B। अब अपन अपना क्वेश्चन B के लिए स्टार्ट करते हैं। तो BA which means equal to, पहले अपन B मैट्रिक्स लिखते हैं -1 2 1 -3, और A मैट्रिक्स लिखते हैं that is -2 3 1 4 -5 6 BA। तो BA मैट्रिक्स जो है इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो क्या, कैसे पता लगाया, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, कितने एलिमेंट आएंगे टोटल 6 है। अगर आपको अभी मतलब अभी भी थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि यहाँ पर आप क्या लिख लें बेटा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लिख लें, ताकि आपको और आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है ना। और अगर समझ में आ गया है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं करूं कि आप ट्राई करोगे, आप करोगे, समझ में आ गया था आपको प्रोसीजर, चलो करो फिर।
इसका आंसर फर्स्ट चेक कर लेते हैं. So here first number will be, tell me, 10, correct. Second number minus 13, correct. Next is 11, that is correct. And minus 14, that is correct. 18, that is correct. And minus 17, that is also correct. ठीक है. किसी का आंसर से डिफरेंट आ रहा होता है. The simple manner is that row with column multiplication. Okay, ये आपको आ गया. कर सकते हैं अपन. Okay, चलिए अब अपन होमवर्क में लेते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते क्या क्या बने. बुक दीजिए मुझे. एक्सरसाइज फर्स्ट पहले कंप्लीट करवा दी थी, है ना. देखो यहाँ एक प्रोसीजर ऐसा रहता है कि दो नोटबुक बनती है. एक एक्सरसाइज नोटबुक बनती है और एक नोट्स नोटबुक बनती है. यहाँ जितने भी क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पर या जैसे भी लेता हूँ सब कहाँ करने होते हैं, नोट्स नोटबुक में आपके साथ. और इस बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कहाँ करने होंगे, एक्सरसाइज नोटबुक में करने. नोटबुक सेपरेट है, राइट. तो 3.1 में दे चुका था पहले ही, है ना. तो जिन्होंने नहीं किया है कर लेना, कुछ नहीं है उसको पढ़ना. और डाउट रहे तो पूछना भी सही. जहां तक बात है सेकंड की, तो सेकंड में देखो आप नोट करें. सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 का 3.2 है ना. 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सॉल्व कर लीजिए.